आज कलकत्ता में जो कुछ हुआ, उसको लेकर कई लोगों के कई ख़्यालात हो सकते हैं, अलग-अलग राय अपनी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक जो बात समझ में आ रही है, वो ये है कि क्या अब भारत में सरकार ही तय करेगी कि वो कौन लीडर जो है, वो अपोज़िशन में रहेगा और अपोज़िशन पार्टी का क्या शेप बनेगा? ये सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस में तोड़-फोड़ की जा रही है, ये सिर्फ़ तृणमूल कांग्रेस का एक वाहिद मसला नहीं है, बल्कि ये भारत की आने वाले दिनों में भारत की डेमोक्रेसी की एक नई शक्ल पेश कर रही है कि अब सरकार तय कर रही है कि कौन पार्टी अपोज़िशन में रहेगी और अपोज़िशन के लीडर कौन होगा और किस पार्टी को हमें तोड़ना है। तो ये जो सूरत-ए-हाल आई उससे एक अहम बात ये झलकती है। दूसरी अहम बात जो वाज़ेह होती है कि क्या अब चूँकि अपोज़िशन का खात्मा हो गया है, जो अब जो लोग अपोज़िशन बनने जा रहे हैं, जिनके पास 58 या 59 या 54 का दावा किया जा रहा है, ये जो लोग हैं, क्या ये लोग अपोज़िशन का किरदार अदा कर पाएँगे? ये कौन-सी पार्टी में रहेंगे? या तृणमूल कांग्रेस को शिवसेना की तरह, एनसीपी की तरह तृणमूल कांग्रेस को ये लोग ममता बनर्जी से छीन लेंगे? कई सारे सवालात हैं, आज इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ई न्यूज़ रूम के एडिटर, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद शाहनवाज़ साहब हैं। मोहम्मद शाहनवाज़ साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क में खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल यही है कि आज जो कुछ हुआ, उसको आप ममता बनर्जी की कमज़ोरी या अनडेमोक्रेटिक नज़रिए से देखने के बजाय एक लार्जर स्केल पे देखें तो क्या समझ में बात आती है? जी, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में फिर से एक बार दावत देने के लिए और मेरी अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने कही, वही सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा बदलाव उसी से जुड़ा हुआ है कि जो पार्टी पावर में है, वो अपने हिसाब से अपोज़िशन भी तय कर रही है और बंगाल एक उसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल बन गया अनफॉर्च्यूनेटली। क्योंकि अब हम लोग ये मानते थे बंगाल में कम से कम एक सोसाइटी के तौर पे जो हम लोग मानते थे कि बंगाल की हवा में रेजिस्टेंस है। लेकिन ये रेजिस्टेंस शायद पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है और इत्तेफ़ाक देखिए, जब आज मैं एक फ़ेसबुक का पोस्ट देख रहा था, जिसमें बहुत एक सीनियर सहाफ़ी ने ये लिखा कि बीजेपी ने इतनी जल्दी अपने खिलाफ एक माहौल बना लिया। मतलब कि जो उनका एविक्शन का ड्राइव चल रहा था, जो कई तरह के इश्यूज़ हुए थे जिसमें जो है वाला जो मामला था, कारोबार का मामला था, उस वक़्त भी जो है बहुत सारे और कल कल के रात में ही जो है बुलडोज़र के खिलाफ में जादवपुर यूनिवर्सिटी में रात में भी प्रोटेस्ट हुआ है उनके खिलाफ में। तो कहीं न कहीं जो है इतने बड़े पैमाने पे बीजेपी के खिलाफ में प्रोटेस्ट और इतने कम वक़्त में और इतनी ज़्यादा बहुमत के आने के बावजूद शुरू हो गई थी। पर ये तो मामला सिविल सोसाइटी के और सोशल लेवल पे चीज़ें हैं। पॉलिटिकल लेवल पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। जी, जी, पॉलिटिक्स नहीं जी, हो जी। रही, बहुत अनफॉर्चुनेट है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को टीएमसी के जैसा एक अपोजिशन मिला जो आसानी से बिखर चुका है। तो इसको मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में ही देखता हूँ कि कैसे बार-बार ये कौन क्या क्या जो एक नई परिपाटी हमेशा शुरू करने की कोशिश करती है पॉलिटिक्स में, उसमें एक नई परिपाटी जो है, वो बंगाल के कनेक्शन में भी शुरू हो गई कि उसकी चॉइस का अपोजिशन है। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो है, वो ये देखने समझने की है कि ज़्यादातर लोग जो गए हैं जो नई पार्टी फॉर्म की है, उसमें वैसे लोग हैं जिनका कहीं न कहीं जो है एक टेंटेड हिस्ट्री रहा है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि बहुत साफ-सुथरे लोग हैं, बहुत बड़े लीडरशिप वाले लोग हैं और कुछ लोगों को एकाध का एक्सेप्शन आप छोड़ दें, तो बहुत एक बैगेज लेकर के वो लोग जैसे वो सूट करता है। तो कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से भी खेल हो रहा है और वो बीजेपी जो चाह रही है उस हिसाब से हो रहा है। तो ये अपोज़िशन जो चुना गया है वो रूलिंग पार्टी को सूट करने के हिसाब से बनाया गया। शाहनवाज़ साहब, आप अभी हम इस सवाल पे आगे आएँगे कि कौन लोग हैं और इनके इनके पे क्या-क्या चार्जेज़ हैं। सबसे बड़ी मिसाल जावेद खान हैं जो डिप्टी लीडर बनाए गए हैं। जावेद खान
कलकत्ता में है और किस तरह से तृणमूल कांग्रेस को वो आगे ले तृणमूल कांग्रेस के बल्कि बानियों में से हैं, जो ममता बनर्जी के पहले दिन के साथियों में से हैं और पूरी पार्टी को जगह देने में और खुद उनका अपना जो रिकॉर्ड रहा है, जाती रिकॉर्ड, वो इंतहाई घिनौना और बदकिरदारी वाला किरदार रहा है। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही जिस तरह जावेद खान को निशाना बनाया गया, उनके तमाम प्रॉपर्टीज पे छापे मारे गए, नोटिस चिपका दिया गया। अब कोर्ट ने ऑर्डर, ये पूरा मामला कोर्ट में है, ज्यादा से हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जावेद खान वहां चले गए, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, उसमें हम नहीं आएंगे। पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरह से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि तृणमूल कांग्रेस में, टीएमसी में डेमोक्रेटिक माहौल नहीं था, जमहूरियत नहीं थी, और आज जो कुछ हुआ वो जमहूरियत के नहीं होने का नतीजा है। तो लेकिन साथ साथ ये भी सवाल तो अहम है ना कि भाई ये जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का जो रवैया है, ये रवैया तो पहले दिन से है, तो आज इतनी बड़ी बगावत क्यों? जी, एकदम। जो सबसे बड़ी बात यह है कि यही सारे लोग जब टीएमसी पावर में थी, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं किए जिसमें ये समझा जाए कि हाँ, ये लोग पहले से नाराज थे, इन लोगों ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया या इन लोगों ने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे ये पता चले कि ये लोग जो है अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी के जिस तरह की भी उनकी फंक्शनिंग थे उनसे खुश नहीं थे। बल्कि ये लोग साना बसाना जिसे कहते हैं, साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और जावेद खान मंत्री थे उसमें, ऐसा भी नहीं है कि वो उनको जो है कोई मंत्रालय नहीं मिला हुआ था, तो इस वजह से उनकी नाराजगी थी। ऋतु बर्ता जो लीड कर रहे हैं, उनको टीएमसी ने ही ज्यादा इज्जत दी हाल के दिनों में, स्पोक्स पर्सन बना करके रखा हुआ था, राज्यसभा भेजा, एमएलए का भी शायद इस बार टिकट दिया गया था उनको। तो ये हाँ, सारी एमएलए, जो जी चीजें, जी एमएलए है। जी, तो इस जी तरह की जो चीजें हैं वो टीएमसी की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई उनके लिए भी, और उन्होंने कभी भी टीएमसी को लेकिन जब इलेक्शन का जैसे रिजल्ट आया उसके बाद से जो है, तो ये साफ तौर पे ये दिखाता है कि ये एक अपॉर्चुनिटिज्म का जो फिलॉसफी है और जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म है, वही यहाँ पे सारे साफ तौर पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो है ये अभी का जो माहौल है उसमें एक स्टैंड नहीं लेकर उस माहौल में अपने आप को ये शामिल कर लेना और रूलिंग पार्टी के हिसाब से चलना, यही दिखा रहा है। जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अभी आज 2-3 तारीख है, 8-9 तारीख को इन्होंने हल्फ लिया था, 1 महीना मुकम्मल होने को, लेकिन अगर 1 महीना में अगर नई सरकार को देखा जाए, तो कोई बड़ा काम नजर नहीं आता है। खुद शुभेंदु अधिकारी अब तक वो साबित नहीं कर पाए कि वो एक सीएम है, अगरचे बंगाल की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, और सीएम इन और अंग्रेजी अखबार, जो सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार, वो सीएम इन एक्शन करके लिख रहा है बार बार, लेकिन जमीनी सतह पे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं आया है, सिवाय उसके कुछ इलाकों में बिल्डोजर चलाने की बात हुई है, या एंटी मुस्लिम भावना को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश हुई है। कल ही सीएम जो है हुगली में थे, वहां उन्होंने वंदे मातरम जैसे इश्यूज को उठाया और 26 जनवरी का एहतराम करना पड़ेगा, 15 अगस्त का एहतराम करने जैसी बातें उन्होंने कही। अब मेरा सवाल ये है, जो आपने शुरू में कहा है कि आज ही कहा कि ये ऐसा नहीं लग रहा था कि मजबूत इतनी जल्दी बीजेपी के खिलाफ माहौल बन जाएगा। क्या इससे ये जो कुछ अब बंगाल में हुआ है, जाहिर बात है कि बीजेपी के मर्जी के बगैर ऐसा नहीं हो सकता है। इसके पीछे बीजेपी और खुद अमित शाह जैसे बड़े जो बीजेपी के लोग, उनका हाथ है। क्या सरकार इतनी जल्दी अवामी नाराजगी से खौफजदा है, इसलिए चाहती है कि असेंबली में कोई मजबूत आवाज नहीं रहे? तो मेरा सवाल अब ये है कि जब असेंबली में मजबूत आवाज नहीं रहेगी, क्या ये सड़क पर जब मजबूत आवाज बनेगी तो ज्यादा डेंजर तो नहीं होगा सरकार के लिए? देखिए, असल में बात ये भी है कि वाकई में अभी गवर्नमेंट 1 महीने हुए हैं और उसने कोई वैसा मेजर काम नहीं किया जिससे एक विजन पता चलता हो कि बहुत दूर की सोच है, लंबी सोच है और बड़ा सोच रहे हैं, ऐसा अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन को मैनेज करने का जो मामला है, वो इस बात को जरूर ये बताता है, दिखाता है कि नॉर्मली बीजेपी जितने भी रूल्ड स्टेट हैं, वहां पे कॉरपोरेट और खासकर जो 1-2 नाम जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, उनका बहुत काम होता है। उनके फेवर में बिल ला करके काम किए जाते हैं, उनके फेवर में खुलेआम सपोर्ट किया जाता है।
तो और वहाँ पे जो आवाज़ बनते हैं वो अपोज़िशन पार्टी सबसे पहले आवाज़ बनती है, ख़ास करके बिल के मामले में उनको दिक्कत आती है ना? कोई भी एक सिंपल एक ऑर्डिनेंस भी लाएँ तो भी अगर अपोज़िशन चाहे तो उसको आवाज़ ब उसको उसके खिलाफ में बोल सकते हैं, उसको हाइलाइट कर सकते हैं, उसके खिलाफ जा सकते हैं। हालाँकि ऑर्डिनेंस नॉर्मली रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से कर लेकर के आ सकती है, बिल में ज़रूरत पड़ती है अपोज़िशन की। तो इन सारे सिचुएशन से निपटने के लिए असेंबली के अंदर में निपटने के लिए अपोज़िशन को मैनेज किया जा रहा है और फ्यूचर में उनको किसी काम में दिक्कत नहीं हो, जो बड़े काम करना चाह रहे हो, जो उनके ज़हन में होगा, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं हो, इसलिए अपोज़िशन को मैनेज किया जा रहा है। बंगाल के बारे में बार-बार ये कहा जाता है कि बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। बंगाल में जो इनके हिसाब से जो मामला है कि घुसपैठ का मामला है या फिर जो है मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि बहुत सारे इकोनॉमिकल डिसीज़न जो होने वाले हैं, बंगाल के बारे में बराबर ये कहा गया कि डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे बंगाल में हम लोग ये भी समझते हैं डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? किस कीमत पे डेवलपमेंट? तो बीजेपी ये हम हमेशा समझती है कि जब वो डेवलपमेंट की बात करेगी तो वो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन वो ये ज़रूर चाहती है कि कम से कम इन हाउस जो है वो अपोजिशन नहीं हो और उसके लिए ये सारी चीज़ें मैनेज की गई है। हाँ, रोड में जो प्रोटेस्ट का मामला है, वो हमेशा धीरे-धीरे बना रहेगा, कमोबेश किसी न किसी तरीके से होता रहेगा और वो रेज़िलियंस जो है, वो शायद सिविल सोसाइटी धीरे-धीरे वो पकड़ेगी मुँह और वो उसको रोक पाना किस तरह से बीजेपी रोक पाती है, वो देखना बहुत अ, ब बहुत हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा और बहुत हम लोग भी उसको बहुत संजीदा होकर के देखेंगे। शनाज साहब, मेरा दूसरा ये सवाल है कि अब जबकि ये जब कुछ हो गया है, अब यहाँ यहाँ के बाद तृणमूल कांग्रेस का क्या फ्यूचर है बंगाल की पॉलिटिक्स में? क्या तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट तो 2016 के बाद बल्कि 19 में जाके क्रश कर गई थी। तभी भी 14 में मतलब 11 में वो जिंदा रही, 16 में भी 25-26 सीट जीत कर आई और नंबर 2 की नंबर 3 की पार्टी बन के आई और 21 में जाके क्रश की है। मतलब 10 साल के बाद क्रश की है। लेकिन अभी तो तृणमूल कांग्रेस सिर्फ महीना 2 महीने के अंदर क्रश कर गई है। अब ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी का बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या फ्यूचर है? जी, ये हालाँकि बंगाल में जो पॉलिटिक्स का हिस्ट्री रहा है और उसमें ममता बनर्जी ने भी जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, अपोजिशन का को स्पेस तो नहीं दिया उन्होंने और जिसके वजह से ही जो है अपोजिशन जो लेफ्ट एक बना हुआ रहता है या कांग्रेस बने हुए रहती है, उसकी जगह में बीजेपी आ गई और बीजेपी आज पावर में है। ये तो ममता बनर्जी ने ज़रूर किया है अपोजिशन को स्पेस नहीं दे करके। लेकिन चूँकि टीएमसी के मुकाबले में टीएमसी एक रीजनल पार्टी एक तरह से माने सिर्फ बंगाल में थी और बीजेपी जो है वो बंगाल से लेकर सेंटर तक है, डबल इंजन सरकार है और अभी जो मेहनत हो रही है वो केएमसी पे भी एक तरह से जितने भी अर्बन बॉडीज़ हैं, वहाँ पे भी उनकी हुकूमत आए, उसके लिए भी ये सारी तैयारी हो रही है। तो कहीं न कहीं जो है, ये जो बीजेपी के पास में ज़्यादा पावर है, उसके वजह से उन वो लोग ज़्यादा आसानी से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और बीजेपी हाल के दिनों में पूरे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी एक पार्टी रही है, जो अपने हिसाब से लोगों को जोड़ भी लेती है और पार्टियाँ तोड़वा भी सकती है। ये सारा हम लोगों ने शिवसेना का भी ये देखा है, जनता दल यू का भी देखा है हमने हाल-फिलहाल के दिनों में। और जो सपोर्ट लेने का जो मामला है, वो हम लोगों ने बीजू जनता दल का देखा है कि एक पार्टी जनता बीजू जनता दल जो है वो स्टेट लेवल में बीजेपी अपोज़ में रहती थी, पर राज्यसभा चुनाव में या किसी बिल के पास करने में, वो हमेशा बीजेपी के साथ चली जाती थी। तो ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है। और ये इस लेवल पे जाकर के ममता बनर्जी कभी नहीं कर पाई है और शायद उसी का रिजल्ट है कि ममता बनर्जी के पास में वो ज़्यादा ताकत नहीं थी। हाँ, अपोज़िशन को स्पोर्ट्स नहीं दिया पर बीजेपी के पास वो ताकत है कि वो अपने अगर वो चाहती है कि किसी चीज़ का रिजल्ट उनके हिसाब से 1 हफ्ते में आए तो 1 हफ्ते में आ सकता है, 1 महीने में चाहे तो 1 महीने में आ सकता तो इसका मतलब कि अब टीएमसी या ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी अब बंगाल की पॉलिटिक्स में बिल्कुल क्या बोलते हैं इर्रेलेवेंट हो जाएंगे क्या? है। नहीं उसमें हाँ, ये इस सवाल का जवाब मैं रह गया था। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये देखना बाकी होगा। हम पहले से बहुत सारे एनालिस्ट हम उनको एबिचुरी देने लगते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन को। पर थोड़ा-सा टाइम और देखना होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत स्कोप रहता है। तो अब ये अभिषेक बनर्जी बहुत यंग हैं और अभिषेक बनर्जी ने अपने लाइफ में कभी कोई वैसा
ये मतलब चूंकि वो एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, उनको पार्टी मिल गई थी, रूलिंग पार्टी मिल गई थी, और वो उस रूलिंग पार्टी की भी बहुत हिंदी में कहते हैं प्रचंड बहुमत। तो उस तरह की 200 से ज्यादा सीटें, या उससे पहले भी जो सीटें थी वो भी मेजोरिटी से ज्यादा थी। तो कभी उस तरह की दिक्कत नहीं आई उनको। पर अब जो है मामला, वो उनके पास है अपने आप को एज ए लीडर आगे फ्यूचर में बढ़ाने का भी। ये सारी सिचुएशन, जैसे आप किसी भी वर्स्ट सिचुएशन को अगर आप अपने तरफ मोड़ते हैं तो फिर आप लीडर भी बनते हैं। जैसे आप एक जैसे राहुल गांधी है, जैसे राहुल गांधी प्रिविलेज से तो आते हैं, गांधी परिवार से आते जी, हैं, लेकिन जी, गुज़िश्ता 15-16 सालों में, गुज़िश्ता 12-13-14 सालों में राहुल गांधी ने साबित करने की भी कोशिश की है और अपने आप को खड़ा भी किया है कि जितना जी, मीडिया और क्या नाम है प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया के ज़रिए बीजेपी ने उनको उनके कैरेक्टर को खराब किया है, लेकिन अब जी। तकरीबन बीजेपी ने भी तस्लीम कर लिया है कि हमारे मुकाबले में कोई मुकाबले कर सकता है, वो राहुल गांधी या कांग्रेस कर सकती है। तो क्या उस राहुल गांधी वाले किरदार में आ पाएँगे अभिषेक बनर्जी? अभी ये भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके साथ में संभावनाएँ हैं। और अगर वो एक ली अगर वो पॉलि पॉलिटिक्स में अपना सही मायने में अपने दम पे करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके पास वो सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ रीजनल लेवल पे, राहुल गांधी को अभी नहीं लाते हैं, हेमंत सोरेन का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हेमंत सोरेन जब पिछले बार जीत करके आए थे, तो ये एक मामला था कि तो पास में एक बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते और बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बना लेते। कई बार ये खबरें चली कि अब वो बात आ गया, अब वो वक़्त आ गया। कई सारे केसेज़ उठाए गए, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि हेमंत सोरेन को ये पता था कि वो इतने यंग हैं, और वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बीजेपी के साथ में नहीं जाते हैं, तो उनकी एक अपनी अलग पहचान बनेगी। और उन्होंने उसको फेस किया। और आज झारखंड में ये है कि सिर्फ हेमंत सोरेन एक लीडर नहीं है, बल्कि उनके इस रिप्लेसमेंट में या फिर उनके सब्स्टिट्यूट कल्पना सोरेन भी एक लीडर हैं। तो ये आप अगर अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इनके साथ में ये बातें हैं। अ, तो इनके साथ में ये बातें हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटी को लें, तो आगे एज़ ए पॉलिटिशियन अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने आप को ये नहीं लेंगे, तो पॉलिटिकल करेगा। इनके पास मौका है, वो उस मौके को कैसे यूज़ करते हैं, ये आने वाले वक़्त में पता चलेगा। शहनाज साहब, मेरा अब आखिरी सवाल है कि और जहाँ तक ममता बनर्जी जैसे जी, 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 बताइए। अब मेरा आखिरी सवाल है कि का सवाल जी, 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 बोलिए, 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 बोलिए। ममता बनर्जी का जहाँ तक सवाल है, ममता बनर्जी चूँकि एक एस्टेब्लिश अ, हो चुकी हैं, उनको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी पार्टी को बचाती हैं और वो पार्टी को आगे के लिए खड़ा करती हैं, तो कम से कम 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, वो बहुत शानदार हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ इंडिया ब्लॉक का जो फाइट होगा, वो बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर वो थोड़ा-सा भी स्टैंड करती हैं, जो है उसका फ़ायदा अभिषेक बनर्जी को भी मिलेगा। और जो मुझे लगता है कि वो करने की कोशिश करेंगी, और वो कैसे अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करती हैं, कैसे इंडिया ब्लॉक के लिए भी एक बड़ा सपोर्ट बनती है, जो है ज़रूरी होंगी आने वाले दिनों में देखने के लिए। जी, जी। अब मेरा आखिरी सवाल है कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट इस वक़्त बहुत खुश है और लेफ्ट के लोगों के अगर आप ट्वीटर्स को देखें, उनके बयानात को देखें, वो अब ये समझने लगे हैं कि बीजेपी के मुकाबले में अब हम हैं, हम आ गए हैं। लेकिन ये तो उनकी अपनी ख़्वाहिश है, उनकी तमन्नाएँ हैं। लेकिन आप एकेडमिक डिबेट देखें कि जैसे मैंने द क्विंट पे एक आर्टिकल छपा था नीलाद्री बनर्जी का, इसमें उन्होंने ये कहा कि लेफ्ट अगर सोचता है कि हम सेकंड पे आ जाएँगे, ये उनकी भूल है। इसी तरीके से फ्रंट लाइन पे मैंने एक आर्टिकल देखा है और जिसमें उन्होंने ये लेफ्ट की इस थ्योरी को गलत ठहराया है कि आप जो खुश हो रहे हैं कि ममता बनर्जी के हारने के बाद आपके लिए जगह बन रही है, ये आपकी भूल है। और आपने जो पिछले 10 सालों में अपने कैडरों को जाने दिया है बीजेपी में, बल्कि आपके निचले सतह के लोगों ने कहा कि पहले राम तब बाम, ये थ्योरी गलत है। तो क्या लेफ्ट फ्रंट
ये पोजीशन में आने में कामयाब हो पाएगी? और क्या तृणमूल कांग्रेस को रिप्लेस कर जाएगी? जी, मैं जी इसमें एक धनौर बहुत साहब। प्रैक्टिकल एग्ज़ा जी, इसमें मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2000 जी, जी। 2012 या 13 की बात होगी, इनफैक्ट 12 की बात होगी, जब सेकंड टर्म यूपीए का आया था, तो कुछ लोगों ने जी, राहुल गांधी को ये मशवरा दिया था कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, मनमोहन सिंह को हटा के आप बन सकते हैं। तो राहुल गांधी ने उस वक़्त कहा था कि नहीं, मैं अपने बहुमत पे आऊँगा और ये मुझे कोएलिशन गवर्नमेंट से ज़्यादा अपने दम पे जब मैं आऊँगा, तो वो मेरी सरकार कहलाएगी और मेरी कांग्रेस की गवर्नमेंट कहलाएगी। लेकिन राहुल गांधी को ये बोले हुए आज 15 साल हो रहे हैं, है ना? और 15 सालों में इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत बदल चुकी है। अभी इंडिया की जी, जी। पॉलिटिक्स में ये लग रहा है कि कांग्रेस अगर वापसी कर ले तो बहुत बड़ी बात है ना? कांग्रेस के जो दिन हैं, वो पहले से बेहतर तो दिख रहे हैं, पर अभी भी लोगों को ये लगता है कि आ जाए कांग्रेस तो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब इक्वेशन और इस तरह के चीज़ों पे द समझना जो होता है पॉलिटिकल मतलब सिचुएशन, कोई बहुत बड़ा उसमें होप अभी नज़र नहीं आ रहा कांग्रेस में, मतलब कोई बहुत बड़ा होप जी। नहीं है कांग्रेस के अंदर। हाँ, नहीं मैं पॉलिटिकली तो है, ज़मीन पे है, ये भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन इलेक्शन इस तरह का हो गया जहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज हो रही है, जहाँ पे जो है जी, जी। सारी एजेंसीज़ जो है वो राहुल गांधी भी समझते हैं कंप्रोमाइज़ है एक तरीके से, तो वहाँ पे जीतना कितना मुश्किल है। तो एक जी, तो ये बात ये यही चीज़ें लेफ्ट के ऊपर भी लागू होती हैं कि वो अपने ज़हन में और ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आप लेफ्ट माइंड के हैं और उसके बाद आप एक रिलीजियस माइंड के बन गए और रिलीजन के बिना पे आप एंटी मुस्लिम वाले पार्टी को जो है वोट दे रहे हैं, तो उस पार्टी से आप वापस आ जाएँगे, ये इलॉजिकल चीज़ें लगती हैं। ये ये दिमाग में बैठती ही नहीं है कि जिन लोगों ने मतलब जिनका बैकग्राउंड लेफ्ट का रहा हो और वो बीजेपी में चले गए, लेफ्ट का जिनका सही मायने में बैकग्राउंड है, वो बीजेपी को छोड़ के तमाम पार्टियों को वोट दे सकती हैं। सेक्युलर पार्टियों को वोट दे सकती हैं, चाहे वो कितनी छोटी पार्टी हो। लेफ्ट के बैकग्राउंड के लोगों का मैंने यहाँ तक देखा है कि वो किसी एक खास कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो और अच्छा खास मतलब अच्छा कैंडिडेट और उसके जीतने के चांसेस भी नहीं है, तब भी वो उसको वोट दे देते हैं। कि नहीं मैं अच्छे आदमी को वोट दूँगा, वो जीते या हारे, है ना? तो ये जो चीज़ें हैं वो उसके अगेंस्ट में ये जो बात है कि बीजेपी को उन्होंने वोट दे दिया और वो वापस आ जाएँगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल वाक़ई में नहीं लगता है। और आज जो भी वो टीएमसी के बुरे हाल को देख कर के वो जो भी सोचे, पर कम से कम बीजेपी के कंटेंडर के रूप में, बीजेपी के सामने एक अपोजिशन के रूप में उनको मतलब ये बातें जो हैं अभी आने वाले वक़्त में ही पता चलेंगी कि वे कितने ज़्यादा वो खड़े हैं पॉलिटिकली। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अखबारों में लिख रहे हैं या छप रहे हैं दैट इज़ अनदर थिंग, बट आप कितना वोट ला रहे हैं और वो भी इस सिचुएशन में जब बहुत सारी चीज़ें और एजेंसीज़ पे कंप्रोमाइज़ होने का जो है एलिगेशन है, उस बीच में आप कितना क्या कर पाएँगे, ये मतलब अभी तक तो जो है इलॉजिकल चीज़ें लग रही हैं कि उनके वो स्टैंड कर पाएँगे और एकदम और एक बड़ा सबसे अपोजिशन। बड़ी अहम बात ये है कि जो लेफ्ट के जो इलेक्शन लड़ने का जो तरीका है कि भाई हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम पब्लिक से लेंगे, पब्लिक को ही दे देंगे। अब चूँकि भारत का जो इलेक्शन है वो सिर्फ़ पैसे की बुनियाद पर लड़ा जा रहा है। जो बीजेपी जी, क्यों जीत रही है कि बीजेपी के पास साधन बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस के पास जी, साधन नहीं है। कांग्रेस के लोग जी, बहुत कम खर्च कर पा रहे हैं। टीएमसी इसलिए मुकाबला कर पा रही थी बीजेपी का कि ये कर रहा था कि बीजेपी टीएमसी के पास भी रीजनल पार्टी होने के बावजूद भी पैसे बहुत ज़्यादा थे। लेफ्ट का तो हाथ खाली जी, है। जी, जी, जी। ये आप बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बहुत सारे सवालात हैं। बहुत अहम सवाल तो ये है कि बंगाल की जो 30% मुस्लिम आबादी है, वो अब किस तरफ देखेगी? उसके उनका होप क्या होगा? क्योंकि ये बीजेपी ने जो गुज़िश्ता 1 महीने में जो इशारा कर दिया है कि वो योगी आदित्यनाथ हों या फिर आसाम वाले सीएम के तरीक़ेकार पर चलेंगे और मुसलमानों को उसी तरह से देखेंगे। जिस तरह से मालदा, मुर्शिदाबाद में जो बांग्लादेशी डिटेक्ट के नाम पे जो कुछ हो रहा है, जो वहाँ पे खौफ का आलम है, वो बता कई सारी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पे मुसलमानों को खौफ का आलम है, कई जायज़ शहरियों निशाने पे हैं। तो बहुत सारे मुसलमानों की आवाज़ अब गायब होती जा रही है। तो इसमें सवाल है कि आप बंगाल का मुसलमान क्या देखेंगे? इस मौजू पर हम इंशाअल्लाह ताला कल या परसों फिर इस मौजू पे हम माहिरीन की राय लेकर आएँगे। उस वक़्त तक के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और
आपने जो बात कही वो सच है कि ये सवाल सिर्फ ये नहीं कि पोजीशन में कौन रहेगा, टीएमसी टूटी और फूटी, सवाल भारत की डेमोक्रेसी का है कि इसी तरह से सवाल यही अहम है कि क्या भारत की डेमोक्रेसी इसी अंदाज में चलेगी, जो सरकारें तय करेगी कौन हमारा पोजीशन में होगा, कौन पोजीशन लीडर होगा। ये भारत में मैं समझता हूँ जहां तक कि आज का दिन भारत की डेमोक्रेसी के लिए, अगर ममता बनर्जी के लिए तो झटका है ही, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि एक पोजीशन को इस तरह तोड़ फोड़ कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी शुक्रिया।